अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द थायराइड डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। सीपीएसपी के टॉपिक्स में से एक टॉपिक है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। तो जब हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो यू शुड नो अबाउट द थायराइड डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। सबसे पहली बात कि थायराइड डिजीज़ का इंसिडेंस क्या है। इट इज़ मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। और दूसरी, ये मोस्ट कॉमन प्री एग्जिस्टिंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर है प्रेग्नेंट वुमेन में, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अब पहले हम बात करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो प्रेगनेंसी में होती हैं। क्या होता है कि प्रेगनेंसी में वी नो दैट ईस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। ईस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से क्या होता है कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीज करता है। ये वो चेंजेस हैं जो होती हैं नॉर्मली इन प्रेगनेंसी, और इसके बारे में सिनेरियो पूछा जाता है। जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा होगा तो ये बाइंड करेगा विद T3 और T4, तो क्या होगा टोटल T3, तो क्या होगा टोटल T3 एंड T4 लेवल बॉडी में इंक्रीज करेगा। और T4 T और फ्री T3 और T4 पर क्या इफेक्ट होगा? कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो फ्री T4 है उसका लेवल स्लाइटली डिक्रीज करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके अलावा आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी। रिलेटिव आयोडीन डेफिशिएंसी या फिजियोलॉजिकल डिफिशिएंसी वो क्यों होती है? दो वजहों से। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इंक्रीज करता है, बॉडी में से आयोडीन की क्लियरेंस ज़्यादा होगी। दूसरा, मेटरनल प्रोडक्शन ऑफ T4 और T3 ज़्यादा होती है। T3 T4 ज़्यादा बनेगा तो आयोडीन की कंजप्शन ज़्यादा होगी, इस वजह से आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। यू शुड नो दैट थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीज करेगा, टोटल T3 T4 इंक्रीज करेगा, जबकि फ्री T3 T4 पे इतना इफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो फ्री T4 है वो स्लाइटली फॉल करता है इन प्रेगनेंसी। और क्या होता है कि रिलेटिव आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा TSH जो है वो सप्रेस होता है ऑफन इन प्रेगनेंसी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि T4 फॉल स्लाइटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों करता है? क्योंकि ज़्यादा कन्वर्जन हो रही होती है T4 की T3 में। So this is also important. So in a nutshell, you should know all these points that can be asked. इसका मतलब ये हुआ कि फ्री T4 एंड T3 पर इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, तो हमें उन्हीं के लेवल को मैयर्स करना चाहिए। वाई? टू नो कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म चल रही है बॉडी में कि हाइपोथायरॉयडिज्म चल रहा है। ये भी पूछते हैं कि कौन से लेवल्स को आप मैयर करेंगे मैनेजमेंट के लिए, फ्री T4 एंड T3। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें T4 का लेवल फॉल करता है स्लाइटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल रेंज है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, उसमें जो T4 का लोअर लिमिट होगी वो लो होगी एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में T4 का जो नॉर्मल रेंज होगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो ज़्यादा होगी, किससे? एज कम्पेयर टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो बात तो एक ही हुई। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। नाउ फीटस पे क्या इफेक्ट होता है? अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हम जब आगे पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे या कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो अगर आपको ये स्लाइड आएगी तो आप आगे समझ सकेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या हो रहा होता है कि फीटस को मैटरनल T4 की रिक्वायरमेंट होती है अपने ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। दिस इज द कोर नॉलेज। T4 प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है 12 वीक से पहले पहले। इसका मतलब ये हुआ कि मैटरनल T3, मैटरनल TSH प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। मैटरनल T4 12 वीक्स के बाद प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल T3, T4, TSH कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, बट T4 कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बिफोर 12 वीक्स। Why? Because it is required for the fetal brain development. Then what happens? 10 वीक्स के बाद नेचर ने क्या प्रॉपर्टी रखी है कि फीटल थायराइड ग्लैंड अपना T4 और T3 बना सकता है। 10 वीक्स के बाद फीटल थायराइड एक्सिस इंडिपेंडेंट होता है मदर से, और 10 वीक्स के बाद या थ्रू आउट इन द फीटस क्या होता है कि बच्चे को
क्या चाहिए होता है, ट्रांस प्लेसेंटल आयोडीन, कि वो मदर से आयोडीन लेता है अपने T3 और T4 की फॉर्मेशन के लिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो आपने क्या याद रखना है कि प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है, मैटरनल थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और आयोडीन। T3, T4, TSH कैन नॉट क्रॉस, T4 कैन ओनली क्रॉस बिफोर 12 वीक्स, जो बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और फीटल लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स वो एडल्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं बाय 36 वीक्स जेस्टेशन। एक बात आप ये इंपॉर्टेंट याद रखें। इसके अलावा क्या फ़र्क होता है फीटस के थायराइड हार्मोन लेवल्स का विद द प्रेग्नेंट लेडी, के फीटल TSH कंसंट्रेशंस वो ग्रेटर होती हैं मैटरनल TSH लेवल से। एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, बिकॉज ये देखिए डिफरेंट पॉइंट है, जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं दे आर आस्क्ड। दूसरा, T3 लेवल जो है वो फीटस में कम होता है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेरिफेरल कन्वर्जन जो है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा होता। और जाहिर सी बात है मैटरनल T3 भी बेबी में नहीं जाता, तो प्लेसेंटल बैरियर की वजह से भी। तो इन अ नटशेल आपने क्या बात याद रखनी है कि बेबी में अपने जो लेवल्स हैं थायराइड हार्मोन लेवल्स वो अडल्ट के लेवल तक पहुंच जाते हैं 36 वीक्स तक। और क्या बात याद रखनी है कि बेबी में TSH लेवल ज़्यादा होता है मैटरनल से, और T3 लेवल मैटरनल से कम होता है। सो ये इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं डिजीज़ की, दैट इज़ द हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे पहले आपको इंसिडेंस पता होना चाहिए, 1 in 500 प्रेगनेंसी। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं इन प्रेगनेंसी, द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ ग्रेव्स डिजीज़। ये आपके ज़हन में आना चाहिए, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। देयर आर अदर आल्सो कॉजेज दैट कैन कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म, बट दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर लेस, राइट। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि किसी भी सिनेरियो में लिखा हो कि मदर को हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसमें जो है फ्री T3 फ्री T4 का लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो आपने क्या सोचना है कि कहीं उसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम तो नहीं है, उसे मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसको पहले आपने रूल आउट करवाना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या होता है कि बीटा HCG का लेवल ज़्यादा होता है, और जब बीटा HCG का लेवल ज़्यादा होता है तो इसकी कुछ सब टाइप्स होती हैं। तो क्या होता है कि सब टाइप्स ऑफ बीटा HCG थायराइड ग्लैंड रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है, TSH रिसेप्टर्स पर, और ये TSH रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। तो TSH रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो देयर इज मोर फॉर्मेशन ऑफ T4 एंड T3। सो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं जो थायराइड ग्लैंड में थायरोट्रोपिन रिसेप्टर पर एक्ट करती हैं, और TSH रिसेप्टर्स पर जब एक्ट करती हैं तो क्या होगा कि वो स्टिमुलेट होगा, और देयर विल बी मोर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। अब देखिए ग्रेव्स डिजीज में एंटीबॉडीज ने TSH रिसेप्टर पे एक्ट किया, T3 T4 का लेवल ज़्यादा हुआ और हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या साइन सिम्टम्स होंगे प्रेगनेंसी में जो हमें बताएंगे कि इस पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। देखिए अगर एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें क्या साइन और सिम्टम्स होंगे जब आप कहते हैं कि जी इसे हाइपरथायरॉयडिज्म ही होगा। वो कहती है कि मुझे फटीग है, वार्म पेरिफ्रीज हैं, एमनोरिया है, हीट इंटॉलरेंस है। तो ये तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो ये फीचर्स सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर किसी भी सिनेरियो में ये लिखा हो कि एक फीमेल है, उसका पुअर वेट गेन है जबकि उसकी एपेटाइट गुड है, नंबर 1। नंबर 2, हम जब उसकी पल्स चेक करें तो वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो, कि पेशेंट को फीवर भी नहीं है, पेशेंट को कोई ब्लीडिंग भी नहीं है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, और उसको टैकीकार्डिया चल रहा है। वो वैसे ही हमारे पास एंटीनेटल चेकअप के लिए आई, और हमने जब वेलसेल्वा मैन्यूवर करवाया तो वेलसेल्वा मैन्यूवर में क्या होना चाहिए कि पल्स रेट कम हो जाना चाहिए, बट वो उसको रिस्पॉन्स ना करे। तो ये 2 फीचर्स हैं जो आपने याद करने हैं, और ये सिर्फ पेपर के लिए याद नहीं करने, प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई करना है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि जब भी कोई पेशेंट आपको सस्पेक्ट हो कि इसे हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है किसी भी वजह से, तो आपने उसकी पल्स चेक करनी है, वेलसेल्वा मैन्यूवर करके चेक करना है कि उसको रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही, उसका वेट गेन चेक करना है कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल वेट गेन इन ईच ट्राइमेस्टर होता है। अगर वो वेट गेन नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि उसे हाइपरथायरॉयडिज्म है।
और आपने डिजीज़ की सेवेरिटी चेक करनी है ऑन इक्वालिसिस के ज़रिए, जिसमें पेनलेस डिटैचमेंट ऑफ नेल फ्रॉम द नेल बेड होती है। इसके अलावा देखिए ग्रेव्स डिजीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिकल फीचर्स कि पेशेंट में आई साइंस होते हैं, प्रोट्रूबेंट आईज होती हैं, आईज निकली हुई होती हैं। इसके अलावा प्री टिबियल मैक्सोडीमा होता है, स्किन चेंजेस होती हैं। तो अगर स्नैरियो में लिख दें कि कौन से फीचर्स हाइपरथायरॉयडिज्म और ग्रेव्स डिजीज़ को शो करेंगे इन प्रेगनेंसी, और उसमें लिख दें कि आई साइंस या प्री टिबियल मैक्सोडीमा, या वो लिखें कि पुअर वेट गेन इन द प्रेजेंस ऑफ गुड एपेटाइट। तो देखें ग्रेव्स डिजीज़ किसी को हो और वो पेशेंट ट्रीटमेंट ले ले, पेशेंट अब रिकवर कर जाए, ठीक हो जाए, तो आई साइंस और प्री टिबियल मैक्सोडीमा प्रेजिस्ट करता है आल्दो के डिजीज़ जो है वो रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ये फिजिकल साइंस हैं, ये परमानेंट चेंजेस हैं जो नहीं जाती, ये तब भी एग्जिस्ट करेंगी। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट साइंस नहीं है उस वक़्त जब एक पेशेंट प्रेग्नेंट है और आपके पास आई है विद अ कंप्लेन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। उस वक़्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पुअर वेट गेन इन द प्रेजेंस ऑफ गुड एपेटाइट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है एज कम्पेयर टू आई साइन और प्री टिबियल मैक्सोडीमा। इसलिए ये जब एमसीक्यू आता है तो ये मोस्टली पीपल गलत करके आते हैं, बिकॉज आई साइन और प्री टिबियल मैक्सोडीमा may persist after the grave disease has been resolved, जबकि ऑनिकाइलोसिस जो है ये प्रजिस्ट नहीं करता अगर ग्रेव डिजीज रिजॉल्व हो जाए। पुअर वेट गेन इन द प्रेजेंस ऑफ गुड एपेटाइट प्रजिस्ट नहीं करता अगर डिजीज रिजॉल्व हो जाए। टेकिकार्डिया प्रजिस्ट नहीं करता अगर ग्रेव डिजीज रिजॉल्व हो जाए। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किस चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी इन मदर, मतलब हम ग्रेव्स डिजीज़ को ही सोच रहे हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ज़्यादा T3 और T4 बनेगा तो क्या होगा? थायराइड स्ट्रोम हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, मैटरनल हाइपरटेंशन हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब CPSP के एग्ज़ाम में मोस्टली वो आपसे ये पूछते हैं कि पेशेंट को ट्रेमर्स हैं, टेकिकार्डिया है, मतलब वो थायराइड स्टोम वाला कोई स्नैरियो बना देंगे और कहेंगे कि आप क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो उसमें हमने क्या देना होता है? बीटा ब्लॉकर देना होता है, प्रोप्रानोलोल। इसके अलावा वो कह देंगे कि पेशेंट को ट्रेमर्स हैं या बॉडी में सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, तब भी हम क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट MCQ, यू शुड नो दैट बीटा ब्लॉकर या प्रोप्रानोलोल कब? जब थायराइड स्ट्रोम हो या फिर पेशेंट को ट्रेमर्स आ रहे हों। अब CPSP का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इन फीटस। अब अगर मदर को ग्रेव्स डिजीज है तो TSH रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज बनेंगी। कि हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें अगर मदर को ग्रेव्स डिजीज होगी, तो अगर ग्रेव्स डिजीज मदर को है तो मदर को हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज में एंटीबॉडीज बनती हैं, वो एंटीबॉडीज क्रॉस करेंगी इजीली प्लेसेंटा को। अब कॉन्सेप्ट और समझने की बात ये है कि जो फीटल थायराइड ग्लैंड है वो 20 वीक से पहले इन एंटीबॉडीज को रिस्पॉन्ड नहीं करता। मीन ये एंटीबॉडीज फीटल थायराइड ग्लैंड पर एक्ट नहीं कर सकती बिफोर 20 वीक्स। सो आपको कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अगर मदर को ग्रेव्स डिजीज है, मदर में हाइपर थायराइडिज्म है, तो बच्चे में 20 वीक से पहले कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। दिस इज एन ईजी अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट। और अगर मदर में T3 और T4 ज़्यादा बन रहा है या TSH जो है वो कम है, तो उसका इतना सरोकार नहीं होता फीटस से, बिकॉज क्या होता है कि T3, T4, TSH प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर T4 क्रॉस कर भी रहा है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिफोर 12 वीक्स, तो वो T4 जाएगा और क्या करेगा? बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट करेगा। हाँ, T4 का लेवल बहुत ज़्यादा होना मिस कैरेज कॉज कर सकता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मदर को ग्रेव्स डिजीज है और मदर के अंदर T4 का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो बच्चे में मिसकैरेज कॉज कर सकता है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू द एंटीबॉडीज होंगी वो कब होंगी? आफ्टर द 20 वीक्स। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को क्या याद करना है, कैसे याद करना है कि TSH रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज कैन क्रॉस अ प्लेसेंटा बट दे कैन एक्ट ऑन द thyroid gland after 20 weeks. When they will act, तो क्या होगा?
फीटल हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। अगर मदर ट्रीटमेंट प्रॉपर ले रही है तो वो जो ड्रग हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में भी हाइपरथायरॉयडिज्म को प्रिवेंट करते हैं। इसीलिए ये मसला तभी होगा कि अगर मदर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रही या उसको पता ही नहीं है, उसने ट्रीटमेंट लिया ही नहीं है। तो बस आप इतना याद रखें कि अगर पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रही या पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज बच्चे में कॉज करेगा फीटल हाइपरथायरॉयडिज्म। यही वर्ड एमसीक्यू में उठकर आ जाएगा और आपने कंफ्यूज हो जाना है। और क्या होगा, अगर फीटल हाइपरथायरॉयडिज्म है तो प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है और कार्डियक फेलियर हो सकता है, हाइड्रोप्स फिटालिस हो सकता है। फीटल ग्वाइटर, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड। फीटल ग्वाइटर कब होगा? जब ग्रेव्स डिजीज मदर में है और मदर ट्रीटमेंट पर नहीं ले रही और बेबी में हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से फीटल ग्वाइटर होता है। इसके अलावा अगर फीटल ग्वाइटर है क्योंकि बहुत जल्दी ग्वाइटर हो गया है तो पॉलीहाइड्रोमनियोज होगा, स्वेलिंग वो प्रॉपर नहीं कर सकेगा एमनियोटिक फ्लूइड की, तो पॉलीहाइड्रोमनियोज होगा। इसके अलावा इस ग्वाइटर की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। अगर इन अ नट शेल आपने कुछ भी याद रखना हो इस पूरी स्लाइड में, कॉन्सेप्ट तो मैंने इसलिए बताया था कि आपको रिटेन रहे, आपने याद रखना है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से या ग्रेव्स डिजीज इन मदर की वजह से बच्चे में फीटल हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, फीटल ग्वाइटर होगा, फीटल हाइड्रोप्स होगा, पॉलीहाइड्रोमनियोस होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी होगी। ये 4 पॉइंट्स आप कहीं पर लिख लें। इसीलिए अगर मदर को ग्रेव्स डिजीज है या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे? हम फीटल मूवमेंट्स का पेशेंट से पूछेंगे, ऐसी फीमेल्स में फीटल मूवमेंट्स ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा ग्रोथ चेक करते रहेंगे, ग्रोथ जो है बच्चे की कम होती है। फीटल हार्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फीमेल को आप चेक कर रहे हैं और आप देखते हैं कि उसके फीटल हार्ट रेट्स 160 बीट्स पर मिनट आ रहे हैं या उससे ज़्यादा फॉर नथिंग, तो हम इसको सोचेंगे कि ये थायरोटॉक्सिकोसिस तो नहीं है। तो ऐसी फीमेल में हम T4, T3 के लेवल्स चेक करवाते हैं और फीटल हार्ट रेट को ही अक्सर हम यूज़ करते हैं डोज देने के लिए कि कितनी डोज देनी चाहिए एंटी थायराइड ड्रग्स की। तो अगर फीटल हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो हम एंटी थायराइड ड्रग्स मदर को बहुत ज़्यादा दे देंगे। एंटी थायराइड ड्रग्स ज़्यादा देंगे, प्लेसेंटा को वो ज़्यादा क्रॉस करेंगे, बच्चे में जाकर वो हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट करेंगे। अब लोग ये कहते हैं कि 20 वीक्स के बाद क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म होगा बच्चे में, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब ये लाइन आपने गौर से सुननी है कि 20 वीक्स के बाद बच्चे में हाइपरथायरॉयडिज्म होगा अगर मदर में ग्रेव्स डिजीज है और मदर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रही। अगर बच्चे का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो हम उसके मुताबिक एंटी थायराइड ड्रग देंगे। अगर एंटी थायराइड ड्रग ज़्यादा देने से मदर के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो क्या करें? अब मदर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चा भी इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप बच्चे को ट्रीट करें, बच्चे के मुताबिक आप ड्रग दें। अगर मदर में हाइपोथायरॉयडिज्म आ रहा है तो आप T4 दे दें मदर को, थायरॉक्सिन दे दें मदर को। अब जाहिर सी बात है आफ्टर 20 वीक्स थायरॉक्सिन या T4 प्लेसेंटा को तो क्रॉस करेगा ही नहीं, तो ये मदर के हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, दीज आर नॉट डिफिकल्ट। अब है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट से एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। आप देखें, अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है या ग्रेव्स डिजीज़ है तो उसको हम कार्बिमाजोल दे सकते हैं, प्रोपाइल थायोरेसल दे सकते हैं। ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं? TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ के लेवल को कम करती हैं, जिसकी वजह से T4 की सिंथेसिस कम होगी। T4 की सिंथेसिस कम होगी तो क्या होगा कि ये ड्रग्स एक्ट करेंगी एज अ एंटी थायराइड ड्रग्स। इन दोनों ड्रग्स का साइड इफेक्ट वो पूछते हैं। दोनों ड्रग्स कैन कॉज ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, तो ये भी एमसीक्यू आता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को सोर थ्रोट हो जाए आफ्टर टेकिंग दीज ड्रग्स तो आपने उसका फुल ब्लड काउंट चेक करवाना है एज अ मॉनिटरिंग। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। अब क्योंकि बुक में दोनों ही ड्रग्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है, बट CPS भी आपसे पूछता है कि इन दोनों ड्रग्स में से बेस्ट ड्रग कौन सी है, तो फिर हम जाहिर सी बात है हमने एक ही चूज करनी है। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर प्रोपाइल थायोयूरेसल है। क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
ये अच्छी है बिकॉज ये ना सिर्फ T4 की सिंथेसिस को रोकती है बल्कि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 को T3 में भी कन्वर्ट नहीं होने देती, तो इसका डबल एक्शन हो जाता है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा अच्छा कहते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है। अक्सर वो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है या ग्रेव्स डिजीज है तो आप कौन सी ड्रग देंगे, आप प्रोपाइल थायोरेसल देंगे, या वो ये पूछ लेते हैं कि मदर को ट्रेमर्स हैं, थायराइड स्ट्रोम है, तो तब कौन सी आप ड्रग देंगे, तब आप बीटा ब्लॉकर देंगे, जिसकी हमने पीछे बात की है। इसके अलावा जो प्रोपाइल थायोरेसल या कार्बिमाजोल दोनों ही टेराटोजेनिक नहीं है, तो ये भी आपने बात याद रखनी है। पहले ही कहा जाता था कि प्रोपाइल थायोरेसल एंड कार्बिमाजोल जो है एप्लेजिया क्यूटस कॉज करती हैं स्किन की एक डिजीज़, लेकिन अब रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये जो ड्रग्स हैं ये डिजीज़ कॉज नहीं करती। तो अभी भी मैं कोई प्रीवियस एमसीक्यूज देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि प्रोपाइल थायोरेसल कॉजेज, और उनकी ऑप्शन में एक था ए ग्रैनुलोसाइटोसिस और एक था एप्लेजिया क्यूटस। तो आपने ए ग्रैनुलोसाइटोसिस को टिक लगाना है, आपने एप्लेजिया क्यूटस को टिक नहीं लगाना। ये दोनों ड्रग्स ये डिजीज कॉज नहीं करती। और अगर हम पेशेंट को एंटीथायराइड ड्रग्स दे रहे हैं तो एवरी 4 to 6 वीक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने थायराइड फंक्शंस को रिपीट करना होता है। इसके अलावा प्रोपाइल थायोरेसल एंड कार्बिमाजोल दोनों ही प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना होता कि फीटस हाइपोथायरॉयडिज्म में चला जाए, क्योंकि ओवर ट्रीटमेंट का क्या साइड इफेक्ट होता है, फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म। ये एमसीक्यू तो वो ज़रूर पूछते हैं, यू शुड नो दिस थिंग। और जब फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो बच्चा पैदा होगा तो न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अब न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोलॉन्ग है तो थायराइड ओवर एक्टिविटी की वजह से वो कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा T3 और T4 बनाऊं, तो न्यूनेटल ग्वाइटर बन जाएगा, राइट। इसके अलावा ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मिनिमल डोज आपने यूज़ करनी होती है इन ड्रग्स की। हमारा एम क्या होता है कि फ्री T4 लेवल्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल हों। अब अगर किसी पेशेंट को हम ज़्यादा ट्रीटमेंट दे देते हैं, ज़्यादा कार्बिमाजोल या प्रोपाइल थायोरेसल दे देते हैं, तो ओवर ट्रीटमेंट का क्या कॉम्प्लिकेशन होगी फीटस में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एंटीथायराइड ड्रग्स ज़्यादा देंगी बच्चे में वो जाएगा और क्या कॉज करेगा, फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म पहली बात। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या कॉज कर सकता है, न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म और न्यूनेटल ग्वाइटर कॉज कर सकता है। अब देखिए इसमें फीटल ग्वाइटर का वर्ड नहीं है। अगर बेबी में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब जब बेबी पैदा होगा तो वो न्यूनेट होगा, उसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अब क्योंकि थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा काम करना पड़ेगा बिकॉज हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करेगा, और जब ज़्यादा काम करेगा तो न्यूनेट में जाके ज़्यादा वर्किंग की वजह से क्या हो जाएगा, ग्वाइटर बन जाएगा। ये ग्वाइटर बहुत स्मॉल होता है, इजीली रिजॉल्व हो जाता है। ये ग्वाइटर जो है फीटस में नहीं बनता। अगर ये फीटस से बनता तो पॉलीहाइड्रोमनियोज होता, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो लिख दें फीटल ग्वाइटर, न्यूनेटल ग्वाइटर, तो आपने न्यूनेटल ग्वाइटर को टिक लगाना है। जबकि अगर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज जो ग्रेव्स डिजीज में बनती हैं, वो अगर बच्चे में ज़्यादा जाएं और मदर ट्रीटमेंट नहीं ले रही, वो एंटीबॉडीज जाके थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट करती हैं क्योंकि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इतना वो ज़्यादा एक्ट करती हैं कि फीटस में क्या बन जाता है, फीटल ग्वाइटर, और जो कि ख़तरनाक होता है। इसीलिए आपने कंफ्यूज नहीं करना। ट्रीटमेंट नहीं ले रही तो फीटल ग्वाइटर होगा, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ले लिया है तो न्यूनेटल ग्वाइटर होगा। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का इंसिडेंस नियरली 1% है। मोस्ट कॉमन कॉज प्रेगनेंसी में ऑटो इम्यून हैशीमोटोस थायरॉयडाइटिस है। तो अगेन जो है ऑटो इम्यून डिजीज ही जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर रही है, हाइपर ग्रेव्स की वजह से और हाइपो हैशीमोटो की वजह से। अब हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, हमने बात की थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैटरनल T4 जाता है फीटस में और फीटस की ब्रेन डेवलपमेंट करता है। अगर मदर में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो T4 कम होगा, T4 प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। जब T4 प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा तो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, तो बेबी का IQ लेवल कम होगा। सो
आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म प्री कॉन्सेप्शनल और इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैन कॉज रिड्यूस IQ लेवल। इसीलिए क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फीमेल आपके पास आती है और वो कंसेप्शन चाहती है और उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आपने उसे कहना है कि वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करे तब तक जब तक ईओथायरॉयडिज्म अचीव ना कर ले। पहले आप उसका ट्रीटमेंट करें ताकि T3 और T4 के लेवल्स नॉर्मल हों और फिर वो कंसीव करे, बिकॉज T4 इज इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। आपने उसे काउंसिल करना है। अब देखिए, अगर हम हैशीमोटोस हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो उसमें भी एंटीबॉडीज बनती हैं और हमने कहा था कि फीटल थायराइड ग्लैंड 20 वीक्स के बाद इन एंटीबॉडीज को रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो आफ्टर 20 वीक्स क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज TSH रिसेप्टर्स को जाकर कर देंगी ब्लॉक। ग्रेव्स डिजीज में बनने वाली एंटीबॉडीज ने TSH रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया था, T4 और T3 का लेवल ज्यादा हो गया था और हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया था। हैशीमोटोस हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि एंटीबॉडीज TSH रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगी। जब ब्लॉक करेंगी तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि रेयरली इट कैन कॉज ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म, या तो फीटस में या न्यूनेट में। सो इट इज़ एन ईजी कॉन्सेप्ट क्या कि अगर मदर में हाइपोथायरॉयडिज्म हो, मदर ट्रीटमेंट नहीं ले रही, तो क्या होगा, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि बेबी का IQ लेवल कम होगा। ब्रेन की डेवलपमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो रही होती है। अगर उस वक्त थायराइड लेवल नॉर्मल नहीं है, T4 का लेवल अवेलेबल नहीं है, IQ लेवल कम रह जाएगा बच्चे का। दूसरी बात, अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म हैशीमोटोस की वजह से है तो क्या होगा कि TSH रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज होंगी जो कि TSH रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगी और बेबी अपना नॉर्मल T3 और T4 लेवल्स नहीं बना सकेंगे। तो ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म फीटस में होगा या बेबी में होगा। इसीलिए आपने इन MCQs को गलत नहीं करना, वो जो पूछें उसके मुताबिक आंसर देना है। अब हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म का। हाइपोथायरॉयडिज्म में आप T4 देते हैं पेशेंट को, दैट इज़ द थायरॉक्सिन। और जब हम थायरॉक्सिन देते हैं तो पेशेंट अगर ईओथायरॉइड है तो आपने उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है कि एवरी फ्यू मंथ आपने थायराइड लेवल्स चेक करने हैं, जैसे बुकिंग पे, फिर 28 वीक्स पे। इस तरह से आपने इनके लेवल्स को मॉनिटर करना है। और डोज को कैसे बढ़ाना है, डोज को आपने बढ़ाना है ऑन द बेसिस ऑफ T4, यानी कि अगर T4 का लेवल कम है तो आपने डोज को बढ़ाना है, TSH को नहीं देखना। क्योंकि देखें, हाइपोथायरॉयडिज्म में T4 कम होगा और TSH जो है वो रेज्ड होगा, तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, लो फ्री T4 लेवल्स। और इसके अलावा वो पूछते हैं कि साइड इफेक्ट क्या है थायरॉक्सिन का। तो थायरॉक्सिन अगर हम ज़्यादा देंगे तो इट कैन कॉज मिसकैरेज। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। कुछ समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक्स।